ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। जय जय बिंद प्रदेश। सभी बिंदवासियों को सादर प्रणाम। जय कामता नाथ धाम की, जय माई शारदा की, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल और कंटक धाम की सभी बिंदवासियों को सादर प्रणाम। आज मैं आपके बीच में कुछ विषय लेके आया हूं। दिल की बात करूंगा मैं अपनों से, अपने दिल की बात, अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए बहुत दिनों तक आप लोग राजनीतिक दलों के साथ रहे, कोई किसी दल में, कोई किसी दल में, कोई किसी जाति में, कोई किसी धर्म में। मैं सभी बिंदवासियों से एक निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिंद के पुनर्निर्माण में आप सभी लोग जाति और दल से ऊपर उठ के अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए संकल्प लें कि हमें बिंद प्रदेश बनाना है और अपने बाल बच्चों का भविष्य बेहतर करना है। मैं कुछ बातें वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं, कृषि प्रधान देश है ये। गांव का किसान मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। बड़ी बड़ी घोषणाएं मैं सुनता देखता रहता हूं। मैं भी जितने छोटे राज्य बने उन राज्यों में गया और उन राज्यों के विकास के बारे में देखा, सुना, समझा, जाना। हमारे प्रदेश में किसानों को जब खाद की जरूरत होती है तो किसान के लिए मार काट करना पड़ता है खाद लेने के लिए। उत्तम बीज नहीं मिल पाता, बिजली की व्यवस्था हो नहीं पाती। आज तक भी सभी किसानों को पानी की सुविधा खेतों तक नहीं दी जा सकी। किसान यदि कहीं बोर और करके पानी निकाल भी लिया तो बिजली विभाग के द्वारा उस किसान के खेत तक बिजली नहीं जा सकती। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में किसान यदि अपने खेत तक बिजली ले जाने के लिए प्रयास करे तो ट्रांसफार्मर लगवाना, खंभे और तार लगवाना इतना महंगा हो जाएगा कि किसान को खेत बेचना पड़ जाएगा। किसान खाद लेता है, बीज लेता है, कोऑपरेटिव से लेता है, उसका बीमा का सिस्टम होता है। जो बीमा करने वाली एजेंसियां हैं वो बीमा का लाभ तो लेती हैं, पर किसान भटकता रहता है। फसल बीमा का लाभ किसानों को कभी नहीं मिल पाता। माननीय मुख्यमंत्री जी वक्त बेवक्त कभी प्रकट होके किसान को भगवान का दर्जा देते हुए निवेदन तो कर लेते हैं कि मामा है, किसान चिंता न करे। किसान बुवाई करते करते ही कर्जदार बन जाता है। फसल आते आते उसकी फसल किसी रेट में नहीं मिलती। सब्जी का भाव देख लीजिए, फसल का भाव देख लीजिए। कुछ किसानों के संबंध में बेहतर नीति बनाने की जरूरत है। हमारे मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर विभाग के तमाम कर्मचारी, हमें याद है पहले ग्रामीण क्षेत्र तक में होते थे, वर्तमान में वो कर्मचारी अब कहीं देखे नहीं मिलते, ढूंढे नहीं मिलते। मैं भी तेलंगाना गया था, जहां किसानों के बारे में देखने समझने का काम किया कि हर साल 1 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपया किसान के खाते में भेज दिया जाता है। वहां जो अधिकारियों की एक पैकेट बने हैं, 5,000 एकड़ पर एक जिम्मेदार अधिकारी को लगाया गया है। उनके बीच में 10-20 कर्मचारी और लगा दिए गए और उस क्षेत्र में फसल को मजबूत करने के लिए
बेहतर प्लान करके जिम्मेदारी सौंप दी गई अधिकारियों को कि यदि वो रिजल्ट नहीं आएगा तो उसका जिम्मेदार अधिकारी होंगे। हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर विभाग के कोई कर्मचारी अधिकारी ढूंढे नहीं मिलते, और यदि कहीं हैं तो करते क्या ये पता नहीं चलता। बीज किसको दे दिए, उपकरण किसको बांट डाले, या वो उपकरण एक ही जिसको 5 साल पहले दिया गया होगा लगातार उसी को मिल रहा होगा। किसान को उत्तम खाद मिले, किसान को मुफ्त में बिजली मिले सिंचाई के लिए, किसान के खेत तक बिजली ले जाने की व्यवस्था किया जाए, और किसान को मंडी में बेहतर लाभ मिल सके, इस बात की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना पड़ेगा। पर ये बातों में है, कागजों में है, पर किसी भी तरह आज भी किसान उपेक्षित और परेशान है। इसके बाद हम प्रदेश की चर्चा करें जो वास्तव में जरूरतमंद आदमी है, गरीब आदमी है, परेशान आदमी है, जो राजनीति नहीं जानता, जो नेताओं के आगे पीछे चक्कर नहीं काट पाता, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नाम मात्र भी नहीं मिल पाता। 1 महीने में 5 किलो गल्ला मिलना है, गरीबी रेखा कार्ड होगा तब खाद्यान्न पर्ची बनेगी, गरीबी रेखा कार्ड होगा तब उसको प्रधानमंत्री आवास मिल पाएंगे, गरीबी रेखा कार्ड होगा तब उसको पेंशन मिल पाएगी। वो पेंशन के लिए, खाद्यान्न पर्ची के लिए गांव का आदमी जितना भटकता है उतने में वो माए भर का अपना जो पैसा खर्च कर रहा है उससे ज्यादा का अनाज गल्ला खरीद सकता है। गरीबी रेखा कार्ड जो सक्षम लोग हैं उनके सबके बने होंगे, पर जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में पीड़ित है, जिसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, सरकारी आंकड़े चलते रहते हैं, जो विभाग के जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती कि हर घर में जाएं और सरकारी योजनाओं को एक एक उस गरीब निरीह आदमी को मिल सके, ये समुचित व्यवस्था करना चाहिए। तो वो व्यवस्थाएं नहीं है। मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी है आज करा रहा है, जिस कर्मचारी के दम पर ये प्रदेश, कर्मचारी के मेहनत पर ये प्रदेश चल रहा है, वो हर वर्ग का कर्मचारी परेशान है। ओल्ड पेंशन योजना की जो बातें कर रहे हैं, नौकरी चाकरी किए, जो तनख्वाह वगैरह मिली, उस तनख्वाह से घर परिवार चलाई, जो उनका फंड वंड कटौती वटौती बची, बच्चों की शादी विवाह या घर वर बनाने में खर्च कर दिए। अब रिटायरमेंट के बाद उनका घर परिवार, उनका पेट चले कैसे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। ओल्ड पेंशन योजना के लिए तमाम लोग, कर्मचारी पूरा प्रदेश का भटक रहा है, चारों तरफ आंदोलन करते भाग रहा है, नेताओं के आगे पीछे भाग रहा है, मामा मामा चिल्ला रहा है, पर कोई देखने न सुनने वाला है। हमारे यहाँ अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक ये आंदोलन में लगे रहते बेचारे, जो जितना मिलता है उससे किस तरह पेट चला के काम करते हैं। ट्रेंड शिक्षक है, आज तक इन शिक्षकों को नहीं लिया जा सका, इन शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं की जा सकी। कर्मचारियों का डीए नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारी डीए के लिए भटक रहा है। रोजगार सहायक हड़ताल में, डॉक्टर हड़ताल में जाने को तैयार, संविदा कर्मचारी आधे से कम रेट पर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी आशा उषा बहनें, आंगनवाड़ी सहायिका, उनका घर परिवार कैसे चले, उनके भविष्य की सुरक्षा कौन करे, कैसे हो, इसकी किसकी जिम्मेदारी बनती है। चारों तरफ भटक रही हूं माताएं बहनें, चारों तरफ भटक रहे हमारे प्रदेश के मामा मामा चिल्लाते हुए, पर इनकी मांगों के बारे में कभी कोई ध्यान नहीं दिया।
हम लोग जहां जाते हैं वहां ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन लेके हम भी जब मौका मिलता है पहुंचाने का काम करते हैं, पहुंचाते तो उसमें भी परेशानी होती है। प्रदेश में फर्जीवाड़ा का नमूना देखा जाए, पढ़ा लिखा बेरोजगार पर भटक रहा है, कोई वैकेंसी नहीं, वैकेंसी यदि निकलती है तो इतने टेक्निकल कारण बता दिए जाते हैं कि वो लोग फार्म भरने वाला भी नहीं समझ पाता किसका आगे कब होगा, क्या होगा। प्रमोशन हो रहे हैं अधिकारियों के, प्रभारी निरीक्षक, प्रभारी तहसीलदार, प्रभारी एसडीएम, वेतन भत्ता उसी तरह। कौन क्षेत्र में कितना क्या कैसे काम कर रहा होगा। पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। गांव मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सचिव, रोजगार सहायक सब बेचारे भटक रहे हैं, आंदोलन धरना में लगे हुए हैं। निर्वाचित पंच, उप सरपंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बिना पावर के भटकते भाग रहे हैं। न उनका कोई सुनने वाला है, न देखने वाला है। पंचायती राज व्यवस्था को चौपट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। पंचायती राज में कुछ भी नहीं बचा है। जब पंचायत कमजोर हो जाएगी तो यह प्रदेश मजबूत हो, ये कल्पना कैसे की जा सकती है। देश मजबूत हो, ये कल्पना कैसे की जा सकती है। कल ही मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरपंच संघ के लोग पूरे प्रदेश में आंदोलनकारी हैं। सरपंच संघ के लोगों की बात सुने, ये जितने निर्वाचित लोग हैं इनकी बातों को सुने। बातों को सुनकर जितने कर्मचारी हैं इनकी बातों को सुनकर इनका मूल्यांकन करते हुए इनकी मांगों को गंभीरता से ध्यान दें और इनको पूर्ण कराने का काम करें। प्रधानमंत्री आवास की यदि बात करें, ये ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 रुपए में शौचालय बनाने की बात करें, 12,000 रुपए में तो रेत नहीं पड़ पाएगी। शौचालय कहां से बनेंगे? शौचालय का हाल क्या है उनकी समीक्षा करना चाहिए। शौचालय में लकड़ी कंडा रख दिया गया है। गरीबी रेखा के कार्ड वाले भटक रहे हैं। इनकी नीतियां कुछ तय करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जो आज भी तालाब के मेड़ों में, रेलवे स्टेशनों के किनारे न घर है, न जमीन है, न घर, न जमीन, न गरीबी रेखा का कार्ड, न कोई योजना की उनको बना दिया जाए। कहां से प्रधानमंत्री आवास बनेगी? लाडली बहना योजना इस समय बड़ी तेज गति से चल रही है। जिनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला उसको 1,000 रुपए के फार्म भराए जाना है। जहां फार्म भरना है वहां तमाम भीड़ लगी है, तमाम एजेंट लगे बनाने वाले, दलाली करने वाले। हमारी माताएं बहनें जो काम के अभाव में भटकते हुए प्रदेश के बाहर जा चुकी हैं, उनके बारे में कौन सी योजना है अभी तक में कौन सोच पाया? तो जो प्रदेश के बाहर हैं उनके लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार गंभीरता से उनका भी रजिस्ट्रेशन कराने का काम करे। व्यापार के जहां तक मामला है, हमारे बिंद के व्यापारी सब सक्षम हैं, मजबूत हैं। हमारे बिंद में खनिज संपदा का अटूट भंडार है। शहडोल, उमरिया, सिंगरौली कोयले का भंडार, हमारे यहाँ सोने का भंडार, हीरा का भंडार, रामरज, गेरू, लेटराइट, बॉक्साइट, मीथेन गैस, सीमेंट उद्योग। सिंगरौली में बिजली बनाने की एक हब है।
हमारे यहाँ रीवा में सौर ऊर्जा का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है। पर किसान को बिजली के देखा जाए तो किसान को जब खेती में जरूरत पड़ेगी तो बिजली कट कट होके 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, ट्रांसफार्मर नहीं, तार नहीं, केबल नहीं, जहां किसानों को मुफ्त में बिजली देना चाहिए उस जगह किसान बिजली के लिए तरस रहा है। ये कैसे काम चलेगा? हमारे यहां टूरिज्म के तमाम अपार संभावनाएं हैं, पर उनके विषय में कोई ध्यान नहीं दे पाता, कोई कार्य योजना नहीं है। हमारा बिंद यदि बन जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बिंदवासियों की फिर से प्रणाम करता हूं कि हमारा बिंद बना तो बिंद में हम कोल म्यूजियम की स्थापना करेंगे, साई कैंपस स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया युवाओं के लिए खेलकूद के लिए स्थापित करेंगे, धार्मिक कॉरिडोर चित्रकूट, मैयर और कंटक स्थापित किया जाएगा, खनन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, फिल्म सिटी जहां हमारे बिंद के तमाम लोग मुंबई में जाकर आज बच्चे फिल्म सिटी में काम कर रहे हैं, तो फिल्म सिटी की स्थापना बिंद में की जाएगी। प्राकृतिक कॉरिडोर, बिंद में सबसे ज्यादा वाटरफॉल हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। हमारे रीवा में सुपारी के खिलौने बनते जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाया जाएगा। गोविंदगढ़ में आम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, उसकी मंडी स्थापित की जाएगी। बिंद में शहीद पार्क का निर्माण होगा, जो हमारे बिंद में देश सेवा में सैनिक के रूप में सबसे ज्यादा सैनिक काम कर रहे हैं। खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़, संजय गांधी, केवटी प्रपात, मुकुंदपुर, व्हाइट टाइगर सफारी, ये सब हमारे पास टूरिज्म के इतने प्लेस हैं भरहुत, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ख्याति प्राप्त है, लोग जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म यहाँ आता है। और साधन के अभाव में खजुराहो को टूरिस्ट से खत्म कर दिया गया। इसके पीछे किसका राजनीतिक षड्यंत्र, ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे सतना में द्वितीय विश्व युद्ध की एयर स्ट्रिप है, उसको खत्म कर दी गई। हमारे बिंद के पुनर्निर्माण पर टूरिज्म प्लेस, धार्मिक नगर शहर, ये सब इनके दम पर बिंद को आत्मनिर्भर और समृद्ध बिंद बनाने की नींव तैयार करेंगे। खनिज संपदा का जो अकूत भंडार है, उस कच्चे माल को हम बिंद में ही इसके प्रोडक्शन की व्यवस्था कराएंगे, जो हमारे बिंद का व्यापारी और हमारा युवा वर्ग इस बिजनेस में आएगा। और जिस दिन बिंद में जितना कच्चा माल है उसका 100% प्रोसेस सिस्टम या प्रोडक्शन हम बिंद में करने लगे, तो हमारे बिंद का कोई भी एक भी मजदूर या एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण होगा तो मैं दावे और विश्वास से बोलता हूं कि हर जिले में 10 से 15 हजार बच्चों को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी मिलेगी। 25 से 30 हजार बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। हमारा जो कच्चे माल का प्रोडक्शन जब चालू होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। हमारे बिंद में या प्रदेश की योजनाओं में मैं देखता हूं, गरीबी रेखा कार्ड बनवाइए, तहसील के चक्कर काटिए, जनपद के चक्कर काटिए, लोग भटकते रह जाते हैं, पर जो वास्तव में उसका हकदार है उसको नहीं मिल पाता। कब तक हमें 1 रुपया किलो गेहूं चाउर, कब तक ये गरीबी रेखा के कार्ड पर इन लोगों को भटकाया जाएगा? ये जो गरीब वर्ग का आदमी है उसको वोट की मंडी मानकर
सिर्फ चुनाव में यूज हो सके उनका, इस बात पे इस तरह की योजनाएं चालू की जाती है। हमारा बिंद का पुनर्निर्माण होता है। मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ का कोई भी मजदूर, हमारे यहाँ का कोई भी गरीब ये 1 रुपया किलो गेहूं चावल के लिए नेताओं के आगे पीछे कागज लिए नहीं भागता दिखेगा। ये आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जाएगी। इसको समृद्ध और आत्मनिर्भर बिंद को बनाने के लिए हम सिर्फ टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर बिंद को आत्मनिर्भर बना देंगे। हमारे मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्र समृद्ध और आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध हो जाएंगे, और राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध तब हो जाएंगे जब राज्य छोटे छोटे होंगे, और राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध तब होंगे जब किसान को खेती करने की पूर्ण सुविधाएं व्यवस्थाएं कर दी जाए। खेती के बाद जब किसान का नुकसान होता है, सरकार की नीतियां होनी चाहिए। फसल बीमा का जो मामला होता है, चाहे खाद ले चाहे बीज ले, उसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो बीमा वाली एजेंसियां हैं वो बीमा का लाभ 100% पूर्ण रूप से किसानों को उपलब्ध कराए। तो वो सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। तो इस विषय में मैं सब बिंदवासियों से आग्रह निवेदन करता हूं कि इस विषय में कहीं राजनीति नहीं है। आपके सामने जितने जो लोग 2023 में चुनाव के दौरान वोट के लिए आएंगे, अपनी सरकार बनाने के लिए आएंगे कि हमारी सरकार बन जाए, ये चुनाव का सीजन है। कोई भी घोषणाएं कभी भी की जा सकती है, जो मांग दिया जाएगा वही दे दिया जाएगा, पर आज तक उनका पालन नहीं हो पाता। मैं बिंदवासियों से प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यह तय कीजिए कि हमें अपने बिंद का निर्माण कराना है। हमारा बिंद 48 में बना, 56 में विलय हुआ षड्यंत्र के तहत कुछ शर्तें रही होगी। रीवा राजधानी थी, हमारी रीवा राजधानी हो जाए, हमारा बिंद बन जाए, तो विश्वास दिलाता हूं कि अपने आप उस इलाके का कल्याण होगा। हम सक्षम है, हमारा बिंद सक्षम है। बिंद बुंदेलखंड, छोटे भाई बड़े भाई दोनों पर एक एक बात पर अध्ययन किया जाए तो समझ में आ जाएगा कि इससे मजबूत और सक्षम दूसरा स्टेट नहीं हो सकता। मोदी जी यदि चाहते हैं कि आत्मनिर्भर समृद्ध और हिंदुस्तान समृद्ध बने, तो राज्यों को आत्मनिर्भर समृद्ध कराना पड़ेगा, किसान को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा युवा वर्ग भटक रहा बेचारा। किस तरह लोग घर द्वार बेच के पढ़ाई लिखाई तो करा देते हैं, पर पढ़ाई के बाद जब नौकरी चाकरी नहीं मिलती, वो खेत खलिहान भी गिरवी हो जाते हैं, खेत खलिहान भी बिक जाते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं युवा भाइयों को, लिखित देता हूं गारंटी के साथ, आइए आप सब लोग मिलिए और बिंद का पुनर्निर्माण कराइए, अपने बिंद का पुनर्निर्माण कराइए। आपकी दम पर विश्वास दिलाते हैं, हमारे बिंद का कोई भी एक मजदूर, कोई भी एक युवा बाहर भटकने को मजबूर नहीं होगा। हम तो आपके बीच में बैठ के प्लान करेंगे, एक एक बात आपके सामने रखेंगे। और हमारा किसान भाई, व्यापारी भाई, युवा वर्ग जो हमारा 18 से 35 साल का है, हम दावे के साथ बोलते हैं कि अपना बिंद का पुनर्निर्माण कराइए। एक एक आदमी को बताया कि सरकारी नौकरी 10 से 15 हजार लोगों को हर साल दिया जाएगा, 20 से 25 हजार लोगों को अशासकीय जगह नौकरी दी जाएगी। जिनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, उनको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन उनकी लागू की जाएगी, प्रतिमाह उनको पेंशन दी जाएगी। और फिर मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें तमाम सवाल उठाएंगे लोग, मैं बहस करने को तैयार हूं कि हमारे बिंद के लोग सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। मैं कहता हूं कि शहडोल और रीवा संभाग के 7 जिला हैं, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, ये 7 जिले के 30 विधानसभा है जहां हमारा घर परिवार, शादी विवाह, भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, रस्म परंपरा एक जैसे, ये हमारा घर परिवार है। एक बार जाति भूल जाओ, दल भूल जाओ, एक बार अपने जन्मभूमि के लिए और अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार साथ दे दो।
2023 में 30 सीट पर 30 सीट बना के दे दो बिंद के नाम पर। मैं 2024 से लिखित दावे के साथ कहता हूं कि हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे बिंद की सरकार और बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं। मैं आप सबसे अंत में एक निवेदन और करने जा रहा हूं कि हमें भी कई तरह की धमकी दी जाती है, हमें भी कई तरह रोका जाता है। उस धमकी का न मुझे कोई डर है न मुझे कोई भय है। मैं तय कर चुका हूं कि अब मेरी राजनीति सिर्फ बिंद के पुनर्निर्माण के लिए है। मुझे मैयर के लोगों ने 4-4 बार विधायक बनाया, अलग अलग दल से बनाया, सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे मन में सिर्फ बिंद के पुनर्निर्माण का संकल्प है। मैं विश्वास दिलाता हूं हम बहुत जल्द आप सबके बीच में, आपके गांव तक, आपके घर तक, आपके दिल तक पहुंचने का काम करेंगे। आज जो दिल की बात कर रहा हूं, आपसे चाहता हूं कि आपका दिल ये बिंद के लिए धड़कना चाहिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए धड़कना चाहिए। बिंद के लिए संकल्प लीजिए कि हे प्रभु श्री राम, हे माई शारदा धाम, हे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पर कंटक, आप सब देवी देवताओं को सादर प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि आप सब हमें आशीर्वाद दें, हमें सद्बुद्धि दें कि बिंद के पुनर्निर्माण में हम लोग लगे और बिंद का पुनर्निर्माण कराएं, अपने बाल बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएं। मैं पुनः प्रणाम करते हुए फिर निवेदन करूंगा, हमारा युवा वर्ग है उससे फिर मैं प्रार्थना करता हूं कि विचलित न होना। आप लोग संकल्प लो कि दिल से इस काम पर लगोगे, बिंद का पुनर्निर्माण कराओगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी ताकत से, आपकी ताकत ही तो हमें इतना बड़ा दिल देती है। कितनी बड़े लड़ाई लड़ने को हम तैयार है, कोई बहुत बड़े घर के नहीं है, हम भी छोटे मोटे गांव घर के आदमी हैं, पर हमारा संकल्प अटल है। संकल्प कोई न तोड़ सकता, न संकल्प को कोई रोक सकता। और ये संकल्प लेके मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आऊंगा और आप सबसे प्रार्थना निवेदन करूंगा कि आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि बिंद के पुनर्निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान देंगे, बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिंद प्रदेश।